सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और आरती, आपको भी मेरा नमस्कार। क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक हूँ सोनाली जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और उसमें प्रेम जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि सोनाली जी ने प्रेम पहले ही कह दिया है, तो उन्हीं के प्रेम के साथ मेरा प्रेम भी आप जोड़ लीजिएगा। बहुत प्रेम पूर्वक सभी ने जवाब भी दे दिया है। हमारे सारे श्रोताओं ने नमस्कार लिख दिया है। आरती, वैसे आरती आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। बिल्कुल पूछिए। कि जब कभी थोड़ी सी खांसी आती है, थोड़ी सी सर्दी आ जाती है, तो आपकी सहेली या कोई आपके पड़ोसी या मित्र आपको झट से कोई सलाह दे देते हैं क्या? अरे पूछिए मत, मतलब सलाह की तो एकदम बाढ़ सी आ जाती है। कोई कुछ कहता है, कोई अदरक पीजिए, कोई कुछ कहता है, मतलब हजार तरीके की सलाह। दवाइयां तक बताते हैं लोग कि आप ये वाली दवा लीजिएगा, ये वाली दवा लीजिएगा। लेकिन मैं सुनती सबका हूँ, करती अपना हूँ। मैं कुछ भी नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद जो डॉक्टर कहता है वही करती हूँ। ये बहुत सही आप करती हैं और ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हल्की फुल्की सर्दी है तो बात ठीक है, पर अगर वो निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी हो और उसमें अगर हम घरेलू नुस्खे अपनाएं तो ये बहुत भारी पड़ सकता है, बढ़ता ही चला जाता है रोग। तो आज हम जिन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं उनकी जानकारी दे दे कि स्वास्थ्य की मुफ्त सलाह ना लेना, तो मुफ्त की सलाह ना दीजिएगा। अगर किसी ने पूछा तो बात अलग है, पर दवाइयों के साथ में हम उन नुस्खों को अपना सकते हैं। अब वैसे भी आप खुद मत बताइए कि आप दवाइयों के बारे में तो कम से कम मत बताइए, घरेलू नुस्खे तक तो फिर भी चलता है, क्योंकि दवाइयाँ किसके शरीर पे क्या असर करें कुछ कह नहीं सकते। और आज खास दिन है ना, आज हम लोक सेवा प्रसारण दिवस भी तो है जी, और साथ ही विश्व निमोनिया दिवस भी है। जी हाँ, और हम बात करेंगे आज, जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत हाइपो जादूनांग मलंग मेई के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही व्यंजन भी है ना, विटामिन सी से भरपूर व्यंजन। यानी सर्दियां आ गई है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हमें विटामिन सी को अपनाना है। पर भाई लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि किन चीजों में विटामिन है, या मालूम है तो फिर उसे हम अमल में नहीं लाते हैं। तो आंवले में भरपूर विटामिन सी है, उसके बाद में नींबू में है, उसके बाद में संतरा, मौसम्बी, पालक, ब्रोकली। हाँ, बिल्कुल। कौन सी सब्जियां? जो पालक है ना, जो साग वगैरह रहते हैं हरे भरे, जो सर्दियों की पहचान समझ लीजिए। बढ़िया, वाह। ये है तो टाइम तो रहता है भाई, आप जो कहते हैं ना लोग समय बर्बाद करने वाला जिस मौसम है वो आ गया है कि आप सब्जियां छीलने काटने में समय बर्बाद करें। लेकिन ये अपने इम्यूनिटी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा मौसम रहता है, क्योंकि हरी हरी सब्जियां आती हैं, तरह तरह की सब्जियां, फल आते हैं बहुत आयत में, तो उनका आप प्रयोग करिए, खूब स्वस्थ रहिए, एकदम बढ़िया बढ़िया। ये तो जोक की बात हुई कि हमारा समय बर्बाद होता है, बल्कि हमारा जीवन आबाद होता है इन सब्जियों के कारण, इन फलों के कारण। मैं छाटने में ना, उसको थोड़ा सा साग पत्ते को छाटो, फिर धो, फिर काटो और फिर बनाओ। जी, उसमें टाइम जाता है जी, लेकिन उसका पूरा वसूल लेता है, क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो हमारे श्रोता भी अपने कमेंट्स लिखकर भेजे कि आप किसी को मुफ्त में सलाह देते हैं या नहीं देते हैं, और किसी ने दी है तो उसे अमल में लाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं, या फिर आप किस तरीके से निपटते हैं ऐसी मुफ्त की सलाहों से, हमें जरा बताइए अपने राज को। और साथ ही हमें विटामिन सी के व्यंजन, यानी फिर आंवले का अचार बनाते हैं, आंवले का मुरब्बा, शरबत, और फिर शिकंजी शुरू हो गए होंगे घरों में। हाँ, बनने शुरू हो गए, तो वो आपके व्यंजन की रेसिपीज हमें लिख कर भेजिए। और अब क्या करें, एक गीत सुनते हैं गाना।
तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। ऐसी फिजाएं मुखड़े के सामने काली घटाएं, अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। तो आरती, आज खास दिन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस है। तो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और वर्ष 1947 को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोगों को संबोधित किया था। बिल्कुल, और वर्ष 2001 से आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से इसे लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। और ये दिवस पूरे देश में सांस्कृतिक विविधताओं को बढ़ावा देने और शिक्षित करने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को बताता है। बिल्कुल, सभी श्रोताओं को लोक सेवा प्रसारण दिवस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं हम सोनाली। और इसी के साथ में एक हम कमेंट भी, एक मैसेज भी उठा लेते हैं जो हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं, और वो लिखते हैं कि सुबह वंदे मातरम, सुबह रेडियो की धुन से हमारी समय सारणी विविध भारती बचपन से हमारी दिनचर्या की एक अंग रही है। लोक सेवा प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विविध भारती श्रोताओं का एक समृद्ध परिवार जिसने हमें आपस में जोड़ा, हम सदैव शुक्रगुजार रहेंगे इस प्रसारण के। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं, यह दिन लोक सेवा प्रसारण के मूल्यों और अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें आकाशवाणी जैसे सार्वजनिक प्रसारक समाज में योगदान देते हैं। तो सारे श्रोताओं को, सखियों को हम इस दिवस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, और चाहेंगे कि वो भी वो जुड़े रहें, रेडियो से सुनते रहें। लोक सेवा की जितनी भी चीजें हैं, जो भी माध्यम है, आप उनसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए, और आप उसका लाभ उठाइए जी। और एक संदेश सुनते हैं जी। बॉम्बे टॉकीज में आपसे मुखातिब होंगी फिल्म, टेलीविजन सीरियल और डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक जयदेव चक्रवर्ती। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्क्रिप्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेलुलॉइड पर, और सिनेमा ऐसी जगह है, ऐसा जगत है जहां पर हम अपने एक्सप्रेशंस जो है वो
हजारों करोड़ों के सामने रखते हैं। वो बताएंगे अपनी जिंदगी की यात्रा के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में। कई इंटरेस्टिंग वाकया भी हुए इस दौरान, लेकिन बड़ा ब्रेक था मेरी लाइफ में, जो मैंने शायद सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। बॉम्बे टॉकीज शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आरती, अब क्या किया जाए? एक गीत सुन लेते हैं। सुनते हैं गीत। ओहो, हाँ, झूठा कहीं का। हाँ, 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 अरे रे 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 रे। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। और उठे तू जब भी तभी तेरी कसम जान जाए, कोई समझाए इसे अब तो जरा मान जाए। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। और उठे तू जब भी तभी तेरी कसम जान जाए, कोई समझाए इसे अब तो जरा मान जाए। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। देखे अगर तू प्यार से मुझको, हंस के मैं दे दूंगी पिया जान भी तुझको। ओहो, देखे अगर तू प्यार से मुझको, हंस के मैं दे दूंगी पिया जान भी तुझको। होठों पे घड़ी घड़ी तेरा ही बस नाम आए, कोई समझाए इसे अब तो जरा मान जाए। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। रोज लगे ना प्रीत के मेले, आज तो बेदर्दी मुझे बाहों में ले ले। ओह, रोज लगे ना प्रीत के मेले, आज तो बेदर्दी मुझे बाहों में ले ले। ओह, देखो निर्मोही बिना बात के ही रूठ जाए, कोई समझाए इसे अब तो जरा मान जाए। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। और उठे तू जब भी तभी तेरी कसम जान जाए, कोई समझाए इसे अब तो जरा मान जाए। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला। हम झूठे बिल्कुल नहीं है सोनाली। जो कहते हैं वो लेके आते हैं, वो ही बताते हैं। नहीं, आप तो बहुत सच्चे दिल की हैं, इसलिए तो सामने बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जब गाना सुन रही थी मैं देख रही थी। बड़े प्यारा सा गाना है ना, झूठा कहीं का। तुम कुछ इतने प्यार से झूठा कहीं का कहा जाता है। जो अपने होते हैं ना, उन्हीं कह सकते हैं पर हम, जी, जिसमें हम अपनेपन का एहसास जताते हैं, उन्हीं से हम ऐसी बातें कह सकते हैं। चल, आज एक खास दिन है और
हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी देते हैं। जरा याद करो कुर्बानी, इस सेगमेंट के अंतर्गत हम हाइपो जादोनांग मलंगमेई के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जी, तो सोनाली, हाइपो जादोनांग मलंगमेई का जन्म हुआ 10 जून 1905 को तामेंगलोंग जिले के वर्तमान नुंगबा उपमंडल के पुइरोन या काम्बिरोन भी कहते हैं उसे, गांव में हुआ था। उनका परिवार जेलियांगरोंग नागा जनजाति के मलंगमेई वंश से था। उनका पालन पोषण एक गरीब और साधारण परिवार में हुआ था। हाइपो जादोनांग मलंगमेई के पिता का नाम शी थ्यूदाई मलंगमेई और माता का नाम श्रीमती तबोन लियू मलंगमेई था। हाइपो जादोनांग के 3 भाई और 1 बहन थी। दुर्भाग्य से उनके पिता की मृत्यु तब हुई जब वे केवल 3 वर्ष के थे, पर उनकी जो माता थी उन्होंने खेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। जी, और बचपन से ही हाइपोई जादोनांग मलंगमेई मेधावी और अनुशासित भी थे, और बड़े होकर उन्होंने जेलियांगरोंग आंदोलन के लोगों का नेतृत्व किया और समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो एक बहादुर योद्धा थे जिसने अंग्रेजों के हाथों से जेलियांगरोंग लोगों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। 1920 में पश्चिमी मणिपुर जेलियांगरोंग जो आंदोलन था उसकी मुश्किल में फंस गया था वो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत जाओदोनांग मलंगमेई ने की थी। यह आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और हाइपोई जादोनांग मलंगमेई ने हिराका धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जेलियांगरोंग के सभी वर्गों को एक ही गणवेश और संस्कृति के अंतर्गत लाना था। गणवेश मतलब जो वेशभूषा जो रहती है, एक ही उसके अंदर और संस्कृति के अंदर लाना था। और वह जेलियांगरोंग निवासियों के क्षेत्रों में सामाजिक अन्याय के प्रति सजग थे, लेकिन जेलियांगरोंग आंदोलनों को अंग्रेजों के अधीन होना पड़ा और उन्होंने लोगों को विभिन्न तरीकों से कर चुकाने के लिए मजबूर किया। अंग्रेज अपनी जबरन कर प्रथा, भारी पहाड़ी और गृह कर और नए कानून लागू करते थे। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। जी, उन पे अत्याचार कर रहे थे। और वयस्क होने पर जादोनांग मलंगमेई ने नागा संस्कृति के पुनरुत्थान के बारे में अपने विचार अपने साथी आदिवासियों को बताए। उन्होंने उनसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ने का आग्रह किया। जादोनांग ने हेराका, जिसका की शाब्दिक अर्थ है शुद्ध, हेराका का मतलब होता है, नामक सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की थी। और जादोनांग मलंगमेई ने कई अंधविश्वासी वर्जनाओं को भी समाप्ति किया। उन्होंने अनुष्ठानिक बलि की संख्या कम कर दी थी। उन्होंने कई प्रकार के अनुष्ठानों को भी समाप्त कर दिया था। जैसे बहुत सारे जो कुप्रथाएं होती है ना, उन्होंने अपने समाज के लोगों को इस बारे में जागरूक किया और उन्होंने उन गुणों पर जोर दिया जैसे सत्य, प्रेम और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान। जी, और जादोनांग के मलंगमेई आंदोलन का एक राजनीतिक उद्देश्य भी था। वो चाहते थे कि उनके गांव के जो लोग हैं वो आपसी झगड़ों और सांप्रदायिक तनाव की पुरानी नफरत को भुलाकर विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाएं, यानी एक बड़े लक्ष्य के लिए लड़ें एक साथ होकर। एक दिन एक अंग्रेज अधिकारी ने उनसे अपनी टोपी उतारने और घोड़े से उतरने के लिए कहा। जादोनांग ने इसे अधीनता का कार्य माना और इनकार कर दिया। अधिकारी उन्हें तामेंगलोंग ले गए, जहां जादोनांग से पूछताछ की गई और उन्हें 1 सप्ताह के लिए कारावास का आदेश दे दिया गया। और इस गिरफ्तारी के बाद उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ गई। अपनी रिहाई के बाद जादोनांग ने धीरे धीरे एक सेना, जिसे रिफेन कहा जाता था, का गठन किया, जिसमें अपने चरम पर 500 पुरुष और महिलाएं शामिल थी। सेना को सैन्य रणनीति, बंदूकों सहित हथियारों के संचालन और खुफिया अभियानों का उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। इसके अलावा उन्होंने मवेशी चराने, खेती करने, चावल कूटने और जलाऊ लकड़ी को इकट्ठा करने जैसे नागरिक कार्यों का भी प्रशिक्षण दिया था। जी, और 19 फरवरी 1931 को जादोनांग को अपने अनुयायियों के साथ भुवन गुफा से लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया और सिलचर जेल में कैद कर दिया गया। हालांकि उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस बीच एक दुखद घटना घटी। मणिपुर से आए 4 पान व्यापारियों की काम्बिरोन जो गांव था वहां पे उनकी हत्या हो गई थी। तो अंग्रेज अफसरों ने कुछ गांव वालों को बुलाया, जिन्होंने गवाही दी कि जादोनांग मलंगमेई ने ही इसके जिम्मेदार थे। यानी देखिए ना, अपने ही लोग जो थे उन्होंने ही अंग्रेजों को गवाही दे दी कि हाँ, इन्होंने ही हत्या की थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के 1 महीने बाद 19 मार्च को जादोनांग को इम्फाल लाया गया। इम्फाल जेल में हिंगिस ने जादोनांग से पूछताछ की, जिसने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। और 13 जून 1931 को ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों द्वारा चलाए गए एक
मुकदमे में जादूनांग मलंगमेई को हत्याओं का दोषी ठहराया गया। 29 अगस्त 1931 को सुबह 6 बजे इम्फाल जेल के पीछे नंबुल नदी के किनारे उन्हें फांसी दे दी गई। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पुईलुआन ले जाया गया, जहां उन्हें नागा परंपराओं के अनुसार दफनाया गया। तो ऐसे महान जो क्रांतिवीर हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक संदेश सुनते हैं। वो पेशे से वकील रही हैं, पर शायरी की नरम दुनिया पर पड़े उनके कदम। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ। हाथों को गर्म कॉफी से और रूह को फैज की नज़मों से सीखती हूँ। जानी मानी कवित्री चित्रा देसाई आ रही हैं विविध भारती पर। कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो? बीज रोपें पेड़ न दें, कुदाली से खोदें पानी न दें। आज के मेहमान 12 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हाँ सोनाली जी बताइए, अब क्या आप बताने चाहने वाले हैं? आज एक खास दिन है ना आरती? जी हाँ, आज बहुत सारी चीजों के, आज बहुत सारे दिनों का दिन, विशेष का दिन है। जैसे कि अभी हमने लोक सेवा प्रसारण दिवस की बात करी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो है विश्व निमोनिया दिवस। और सर्दियां आते ही जो लोग जिनका ना थोड़ा रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है ना, वो लोग थोड़े से डर जाते हैं कि भाई सर्दियों में सर्दी खांसी जुकाम ना हो जाए और इसका
भयंकर रूप यानी निमोनिया है जी। तो इससे हमें बचकर रहना चाहिए, खासकर छोटे बच्चों को कि सर्दियों के मौसम में उनका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम उपचार के महत्व को उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बिल्कुल, और ये दिन फेफड़ों के संक्रमण के बारे में शिक्षित करता है जो विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक हो सकता है। और निमोनिया फेफड़े का एक संक्रमण है जिसके कारण फेफड़ों में सूजन और तरल पदार्थ या मवाद जमा होने से सांस लेने में कठिनाई आ जाती है। और जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है उन्हें जल्दी संक्रमण हो सकता है। इसलिए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छा आहार लेना जरूरी होता है, जिसके लिए हमने बताया जो हमारे बताने वाले हैं विटामिन सी सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ ही वायु प्रदूषण को कम करना, धूम्रपान से बचना। ऐसा होता है ना कि आरती कई बार बहुत सारे लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, पर घर में अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, उसके इर्द गिर्द भी अगर कोई दूसरे लोग बैठे हुए हैं तो वे भी संक्रमित हो सकते हैं। तो घर में तो धूम्रपान तो करना ही नहीं चाहिए, पर अगर हमें फेफड़ों संबंधित कुछ बीमारियां हैं या फिर सर्दी जुकाम हमें रहता है तो उससे उस एरिया से बिल्कुल दूर हो जाए जहां लोग सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उस एरिया से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। और 12 नवंबर वर्ष 2009 से इस दिन को पहली बार बाल निमोनिया डे इसके वैश्विक गठबंधन द्वारा मनाया गया था। इसको निमोनिया रोको पहल के रूप में मनाया गया था और इस संगठन द्वारा निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करने का आह्वान किया गया था। और निमोनिया एक संक्रामक रोग है जो खांसने और छींकने से फैलता है, इसलिए खांसते या छींकने के तुरंत बाद हाथ साबुन से धोए। खांसते या छींकते समय हाथ या रुमाल जो है उससे मुंह ढक ले, क्योंकि इसे बिल्कुल भी हमें कैजुअल नहीं लेना चाहिए कि भाई क्या है उसमें, नहीं, ऐसा नहीं है, उससे बीमारी बढ़ सकती है, एक से दूसरे में फैलती है। इस तरह से बहुत ज्यादा फैल जाती है ये बीमारी और लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। और एक खास बात है कि भोजन करने से पहले हाथ साबुन से धो लेना चाहिए। फिर अगर हम लोग ट्रेन भी हैं तो अपने पास में हम लोग सैनिटाइजर वगैरह रखना चाहिए कि ऐसी जगह है जहां पर हम हाथ नहीं धो सकते हैं तो ऐसे ऑप्शन है, अपने पर्स में, अपने पैकेट में हमेशा रखना चाहिए। सैनिटाइजर रखिए, उससे हाथ साफ करके उसके बाद ही डायरेक्टली खाना है। छोटे बच्चों को खाना खिलाते वक्त खास ध्यान रखना चाहिए, अगर हो सके तो चम्मच से ही उन्हें खाना खिलाइए और नाखून बिल्कुल भी हमारे एकदम से कटे हुए होना चाहिए और हाथ साफ धोकर ही उन्हें खाना खिलाएं। बिल्कुल ना, ये इसमें कोई फैशन की बात नहीं है, अपने नाखून काट के रखें, साफ रखें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो सब चीजें अच्छी लगेंगी जी, चाहे नाखून बड़े हो चाहे ना हो। और साथ ही जिन्हें श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह से आप दूर रहिए और नियमित प्राणायाम या जो व्यायाम जो करते हैं वो जरूरी है करना। उसको करने से ना हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहती है जी, और हम स्वस्थ भी रहते हैं बिल्कुल अच्छे से। और फिर है ना, जो सांसों से रिलेटेड जो प्राणायाम हम करते हैं उससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। तो बच्चों को भी बचपन से ही आदत डाले कि थोड़ी देर बैठे हुए हैं तो खेलने के साथ साथ इन छोटी छोटी आदतों को हमें अपनाना है कि हाथ धो के फिर ही खाना खाना है। उसके बाद में जैसे बच्चों को आदत होती है ना कि दरवाजे में अगर धूल लगी हुई है तो उसमें हाथ लगा दिया, इधर खेल के आया बस कुछ ना कुछ उठा लिया, मुंह में डाल लिया, हाँ मुंह में डाली, नीचे गिरी हुई चीज जल्दी से मुंह में डाली। तो इस बातों को हमें तुरंत वही टोकना है बच्चों को और उन्हें बताना है कि भाई ऐसा करने से आप बीमार पड़ सकते हैं जी। और अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का जी, तो लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली, बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं विश्व निमोनिया दिवस की।
तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि निमोनिया से बचने के लिए वायु प्रदूषण से बच्चों को बचाना आवश्यक है। इसके लिए घर में एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें। साथ ही माता पिता को निमोनिया के लक्षणों को पहचानना जरूरी है। निमोनिया के लक्षण में तेज बुखार, कपकपी और सांस फूलना आदि है। समय पर जांच और तुरंत इलाज से बच्चे का जीवन बचाया जा सकता है। बिल्कुल। और हमारे एक और श्रोता जो कहते हैं कि निमोनिया एक सूजन संबंधी श्वसन विकार है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगल संक्रमण के कारण होता है, जो फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं उसमें वो आ जाता है, उसको क्षतिग्रस्त कर देता है। तो उनका कहना है कि मतलब इस तरीके से ये होता है, तो इससे आप जो कि कमजोर प्रतिरक्षा वाले प्रणाली वाले लोगों को, यानी कि खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक हो सकता है, तो उससे आप बचाव रखें। एक हमारे साथी लिखते हैं, वर्ल्ड निमोनिया डे इस वर्ष 2025 के लिए जो थीम रखी गई वो है चाइल्ड सर्वाइवल। इस थीम का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि निमोनिया अभी भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मृत्यु का सबसे बड़ा संक्रामक कारण बना हुआ है। चाइल्ड सर्वाइवल थीम का उद्देश्य उन क्षेत्रों और परिवारों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां गरीबी, कुपोषण और खराब वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में निमोनिया का जोखिम सबसे अधिक होता है। इस वैश्विक प्रयास के माध्यम से दुनिया भर में बच्चों को स्वस्थ जीवन देने और निमोनिया से होने वाली मौतों को शून्य पर लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। जी। साथ ही एक साथी लिखते हैं कि निमोनिया एक संक्रामक बीमारी है जिससे लगभग हर उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन बच्चों और बूढ़ों में इसका खतरा अधिक होता है। इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि श्वसन संक्रमण के खतरे से लड़ने और श्वसन संक्रमण के बारे में जागरूकता की कमी के कारण होने वाली मौतों को कम करने तथा इस रोकथाम योग्य संक्रामक रोग को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के अवसर पैदा करने हेतु संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए विश्व निमोनिया दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दिवस विभिन्न सार्वजनिक और निजी संगठनों को अपने स्तर पर अभियान चलाने और निवारक उपाय करने, सुविधाएं प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि कोई भी टीकाकरण से वंचित न रहे। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे और अपना जीवन बहुत सुंदर होगा उस वक्त आप कहेंगे कि भाई कितना खूबसूरत मौसम है। नहीं तो ठंड में लोग परेशान हो जाते हैं, पर जब हम स्वस्थ रहते हैं तब हम कहते हैं देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ओ सपने बिखरे मोड़ मोड़ पे ताके नैना जोड़ जोड़ के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। गाती सी हर सांस में बजती सी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ। गाती सी हर सांस में बजती सी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ। ओ झांकी चंदा आसमान से छेड़े हमको
जान जान के ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। हो लहरें डोले झूम झूम के साहिल का मुंह, झूम झूम के ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दीवानी तो हो गई है सोनाली जी इस मौसम के साथ में, मौसम के साथ में, सबके साथ। मैं देख रही थी आप तो खो गई थी इस गाने में। हाँ, बहुत बढ़िया गाना है ना, मीठा सा बहुत अच्छा गाना है। अब भाई अब हम कुछ बात करते हैं जो मुफ्त में हमको सलाह देते रहते हैं कि अरे आप ये करो, आप वो करो, आपको कुछ पता नहीं है। आप बस बेवकूफ, आपको कुछ पता नहीं है, आप जो हम बता रहे हैं आप वो करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई स्वास्थ्य सलाह, सर्दी आ रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है मौसम बदलने के कारण। तो इसमें क्या होता है ना, हम पंखे को अचानक से बंद कर देते हैं। हमारे स्वास्थ्य के बिगड़ने के बहुत से कारण होते हैं इसमें कि हम पंखे को धीमा करके उसको तब तक बंद कर लगातार धीमा करते रहती है। तो भाई इस मौसम में उन्होंने कहा कि सर्दी खांसी उसे इग्नोर ना करे, डॉक्टर के पास जाए, दफ्तर की सरल और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। और अगर अपने घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं तो उनका भी खास ध्यान रखे। यानी इन्होंने ध्यान रखने के लिए कहा है। यानी ये सलाह जो है बहुत अच्छी सलाह है। और एक श्रोता है जो हमें सलाह दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि मुफ्त में लोग सलाह तो देकर जाते हैं लेकिन कभी कभी मुफ्त की सलाह बहुत भारी पड़ जाती है। अच्छा, ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। किसी मित्र को उनके परिचित ने एक सलाह दी कि गाय के दूध में नींबू निचोड़कर पीने से फलानी बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने वो नुस्खा अपनाया तो उनको रिएक्शन हो गया, पूरे चेहरे पे सफेद दाग हो गया। बाद में उनके परिचित ने कहा कि मैंने तो ठंडे दूध से लेने को कहा था, आपने गर्म दूध में क्यों ले लिया। कुछ नुस्खे अच्छे भी होते हैं लेकिन बिना अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं आजमाने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोनाली जी, क्योंकि ऐसा ही एक हुआ था वाकया कि मेरी एक जानने वाली थी, उन्होंने बताया था कि उनको किसी ने बताया कि आप अदरक के साथ में शहद लो तो आपके बड़े आराम मिलेगा। तो अच्छी चीज है ये, मैं भी मानती हूँ, लेकिन उनको क्या था, शहद से एलर्जी, तो उनको खुद को भी इस बात का शायद अंदाजा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत शहद से क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने ले लिया और उनको ऐसी एलर्जी हो गई, पूरे उनके बॉडी में एकदम रेड चकत्ते से पड़ गए। फिर उनको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि बहुत भयंकर एलर्जी हुई है आपको, आपने ऐसे भी ना कोई चीज, क्योंकि ये नुस्खे होते हैं ना, है तो जो खाने की चीज अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी किस चीज के ऊपर कैसे रिएक्शन करेगी वो हमें नहीं पता है ना। किसी को किसी चीज से एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी खुशबू से, किसी चीज से, मतलब अलग अलग तरह की एलर्जी होती है ना। तो जब तक आपको पता नहीं है, डॉक्टर से सलाह नहीं ली है, तब तक आप ये सब चीजें ना अपनाए तो बेहतर होगा। यानी ये बात है आरती जी कि मुफ्त की सलाह कोई दे रहा है तो उस पर आंख मूंद के विश्वास ना करे। क्या होता है ना कि कभी कभी हम आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं किसी चीज पर बाद में हमें पता चलता है कि अरे ये तो मुझे बहुत परेशानी देगी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुझे पिछले 8 दिन से जैसे ही मौसम बदला, हमारे शहर में रात का पारा 7 और 8 डिग्री हो चुका है। मौसम बदलते ही नाक से पानी बह रहा है, खूब छींकें आ रही है। डॉक्टर से सलाह भी ली, उनका कहना है कि इस मौसम में निमोनिया की शिकायतें बहुत आ रही है। खान पान का विशेष ध्यान रखें और दवाएं समय पर लीजिए, और पंखे के नीचे सीधे ना सोए, पंखे के एक तरफ कोने में सोए। और बीमारी का कारण ये है कि आप भी कुछ टिप्स दीजिए ताकि हमारा स्वास्थ्य जल्दी हो जाए। आप मांग रहे हैं सलाह? नहीं, हम बस ये दुआएं देंगे, आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। गरम गरम खाइए, सूप पीजिए, और विटामिन सी से भरपूर जो व्यंजन है उसका स्वाद लीजिए, है ना। और किस तरह से आपको जो चीज खानी है, अगर आपको आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर जो कहता है आपको, अगर वो दवाई लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत समय तक उसको चीज को नहीं खींचना पड़ेगा आपको। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई आजकल
के परिवेश में तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। भला मुफ्त की सलाह पर ध्यान देने वाले लोग अब रहे कहाँ? वो भी जो महंगी शिक्षा और संसाधनों का ही अभ्यस्त है, वह तो और भी मुफ्त की परामर्श लेना नहीं चाहेगा। फिर पहले से भी कहा गया है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। ऐसे में किसी को स्वास्थ्य क्या किसी भी क्षेत्र में सलाह देना एक अलग बात है और उनके अनुपालन का हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो बेहतर है कि भाई अनुपालन ना ही किया जाए, तो थोड़ा संभल के करें। कोई भी चीज को आप ले रहे हैं, शहद ले रहे हैं या अदरक ले रहे हैं, बस ये देख लें कहीं आपको उसका रिएक्शन तो नहीं होता, या आप उसे खाते आ रहे हैं कि नहीं, पहली बार तो नहीं ले रहे उसे। जैसे हल्की फुल्की सर्दी खांसी है और किसी ने कहा कि भाई लौंग खा लो, ये तो या मिश्री खा लो, तो बात अलग है। पर जो हमने कभी भी खाया नहीं है, बस उस चीज का ध्यान रखिए, उसका हमें ध्यान रखना है। और जैसे ना लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर स्वरूप में है तो फिर भी हमें बिल्कुल भी घर पे बैठना नहीं है, सीधे हमें डॉक्टर के पास जाना है और दिखाना है। यानी हल्की फुल्की बीमारी को हमें हल्के फुल्के में भी नहीं लेना है। एक हमारे साथी लेती कि भाई हम सलाह नहीं दे रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि पानी भरपूर पीना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पानी है ना वो हम पानी कम पीते हैं। जैसे खासकर इन्होंने सर्दियों के दिन में कहा कि हमें पसीना नहीं छूटता ना उस वक्त, तो हम पानी कम पीते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों का कारण ये भी हो सकता है। ये इन्होंने सलाह दी है, पर ये सलाह अच्छी है, इसे नुस्खा नहीं कहेंगे हम। बिल्कुल, वो नुस्खे तो होते हैं ना, कोई चीज मिला के खाने वाली, और वो भी तब नुकसान करते हैं जब हम कोई किसी चीज को पहली बार ले रहे होते हैं। अगर सब्जियों में या खाने पीने में अपने रोज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तो कोई बात नहीं, तब तो हम ले सकते हैं उसको, क्योंकि इसका मतलब हमारी बॉडी उसको रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन कोई चीज पहली बार लेंगे और इस तरह से ले रहे हैं तो जरूर कर सकती है। और एक श्रोता है हमारे जो कहते हैं कि दादी माँ का औषधि बटुआ पहले छोटे मोटे स्वास्थ्य सलाह के लिए बड़ा उपयुक्त रहता था, उसके पीछे परंपरागत ज्ञान और निरीक्षण होता था, वही बटुआ अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाता था। आज वो बात नहीं रही। समाज में बहुत लोगों को बिना मांगे ऐसी सलाह देने की आदत होती है, उन पर विश्वास रखना कभी कभी खतरे की बात बन जाती है और लेने के देने पड़ जाते हैं। और सोशल मीडिया पर आई मुफ्त वैद्यकीय सलाहें भी बेबुनियाद साबित होती हैं, उन पर विश्वास करके आप उसमें ना फंसें। एक हमारे साथी लिखते हैं कि स्वास्थ्य की मुफ्त सलाह लेना आफत बुलाना है। एक रोग अनेक इलाज, ऐसे कंपाउंडर की करने वाले खुद को डॉक्टर समझने लगते हैं। एलोपैथिक दवा लेनी चाहिए तो कोई कहता है आयुर्वेदिक दवा ले लो, तो कोई कहता है होम्योपैथिक दवा ले लो। ऐसे सभी लोगों से 4 हाथ दूर रहना चाहिए। जो हमारे फैमिली डॉक्टर कहते हैं उनको सुनने में ही हमारी भलाई है। ये बहुत अच्छी सलाह दी कि भाई हमारे डॉक्टर जो कहते हैं उसका हमें ध्यान। और डॉक्टर भी आप देखभाल के जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हाँ जो अच्छे से पहले पता कर लें हाँ ये डॉक्टर हैं, सही डॉक्टर हैं, तब उनके पास ही जाएं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आजकल हर कोई डॉक्टर बना बैठा है। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर या फिर दोस्तों की महफिल, हर जगह मुफ्त सलाह की, स्वास्थ्य सलाह की बाढ़ है। एक क्लिक पर या एक चाय की चुस्की के साथ ही आपको अपनी बीमारी का इलाज, डाइट प्लान और या कसरत का नया नुस्खा मिल जाता है। कसरत के बारे में तो जरूर कहूंगी कि भाई किसी ने अगर गलत कर ली ना व्यायाम तो बड़े लेने देने पड़ जाते हैं। मुफ्त में मिली जानकारी अक्सर खतरनाक होती है, क्योंकि ये बिना योग्यता और बिना व्यक्तिगत समझ के दी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अब एक गाना सुन ले जी। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है। घटे चांद लेकिन मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी
कम न होगा, गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। नाम ले लेके जीते रहेंगे, तेरा नाम ले लेके मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। सोनाली, अब हम बात कर लें कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी की जो इतनी अच्छी अच्छी भेजी है हमें हमारे श्रोताओं ने। तो हम आप सबसे पहले मैं पढ़ूंगी स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी। अरे वाह, मुंह में पानी आ गया। वाह, एकदम ताजगी सी भी आ गई। हाँ, तो इसमें 5-6 स्ट्रॉबेरी है, फिर 2 बनाना यानी 2 केले हैं, 2 कप दूध है और 2 चम्मच शहद है। तो स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से धोकर साफ कर ले, फिर केला और स्ट्रॉबेरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। अब मिक्सर में कटे हुए केला और स्ट्रॉबेरी को डाले और फिर इसमें दूध मिलाए और सभी को स्मूथ पीस ले। अब इसमें आइस क्यूब का उपयोग कर सकते हैं। स्मूदी को गिलास में निकाल ले और शहद मिलाकर सर्व कीजिए। ऊपर से स्ट्रॉबेरी से सजाकर सर्व कीजिए। बहुत बढ़िया है। और एक और रेसिपी है, वो है आंवले की। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए आंवले को धोकर फ्रीजर में रख दीजिए और दूसरे दिन उसे फ्रीजर से निकाल कर 1-2 घंटे के लिए बाहर छोड़ दीजिए। फिर एक कढ़ाई में पानी भरकर गैस पर उबलने के लिए रख दें। जब पानी में उबाल आ जाए तब उसमें आंवला डाल दीजिए और एक उबाल आने पर उसे किसी जाली में पानी को जो है वो छान दीजिए। फिर कढ़ाई में आंवले का दुगना चीनी या गुड़ डालकर लो फ्लेम पर पका लीजिए। इसमें थोड़ा काला नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा नींबू का रस मिलाकर जब थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए और मुरब्बा खाने के लिए तैयार है। एक हमारे सखी ने ये भी लिखा है कि आंवला अमृत फल विटामिन सी से भरपूर है। इसमें बहुत इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो कैंडी यानी जो उन्होंने कहा है कि कैंडी बनाएंगे, इसमें आंवले को उबाल कर ठंडा कर ले, इसके बीज निकाल कर उसे मैश कर ले, थोड़ा सा काला नमक, इसमें अनुपात में भुना हुआ जीरा डालकर ऐसे भी सेवन कर सकते हैं। और इसमें थोड़े से लाल मिर्च का पाउडर मिला दे, थोड़ी देर के लिए फिर से आग पर पका ले। गुड़ पककर एक सार हो जाएगा, खट्टी मीठी चटनी तैयार है। उबले आंवले पीस कर मसल कर उसमें नमक, आग पर भुनी हुई लाल मिर्च और राई के तेल में मिलाकर इसकी चटनी भी बना सकते हैं। 2-3 दिन तक आप इसे आराम से खा सकते हैं, नहीं तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। और एक लाल चंदलिया साग और टमाटर की खट्टी सब्जी के बारे में जान लेते हैं, है ना सोनाली? लाल, इसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 कप कटी हुई लाल चंदलिया या लाल साग जिसको कहते हैं, लाल साग ले लीजिए। 1 कप कटे हुए टमाटर, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच बारीक कुटा हुआ लहसुन, 1 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच होता है हींग, और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और धनिया दोनों मिला के, 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच तेल, नमक स्वाद के अनुसार, पानी अपनी आवश्यकता अनुसार। अब इसकी विधि है कि लाल चंदनिया जो साग है उसको बहते पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिए और बारीक बारीक काट लीजिए। कढ़ाई में तेल गरम करें, सरसों, जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाइए, कटा हुआ प्याज और लहसुन डालकर 1 मिनट तक पका लीजिए। प्याज जब गुलाबी रंग का हो जाए तो टमाटर डालकर मिला लीजिए। 1 मिनट तक ढककर पकाइए। कटी हुई लाल भाजी डालिए, मिलाते रहिए। भाजी धीरे धीरे पानी छोड़ेगी और एकदम गलने लगेगी। धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर 8 मिनट तक पका लीजिए। पानी आवश्यकता
आवश्यकता के अनुसार डालकर पकाइए। अब नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया जीरा पाउडर डालकर मिलाइए। 1 मिनट तक पकाएं और फिर गैस बंद करने के बाद नींबू का रस डालकर मिला लीजिए। भाजी तैयार है। क्या बात है। और इसे मक्के की रोटी, जवार की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ खाएं, गरम गरम खाएं और खिलाएं। और अब एक बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। ना तुम सा कोई ज़माने भर में हो, ना तुम सा कोई ज़माने भर में, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने। तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। जो आग दिल में लगी हुई है, ओ, जो आग दिल में लगी हुई है, यही तो मंजिल की रोशनी है, यही तो मंजिल की रोशनी है। ना ये बुझी है, ना ये बुझेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। सोनाली, अब एक और सब्जी बताने जा रही हूँ जो हमारे श्रोता ने भेजी है। कंटोला टमाटर की खट्टी मीठी गुजराती स्टाइल की सब्जी है ये। और इसे बनाने के लिए कंटोला यानी टमाटर जो होते हैं उनको अच्छी तरीके से धो लीजिए, छीलकर काट लीजिए। कंटोला कुछ शायद कुछ होता होगा सब्जी, और टमाटर को भी धोकर काट लें और तैयार रखें उसको। और गैस स्टोव की मध्यम आंच पर एक पैन रखें, उसमें तेल, राई और हींग डालिए। टमाटर डालें और नरम होने तक अच्छी तरह से पका लें। अब कंटोला, नमक और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए और जरूरत के अनुसार पानी डालिए उसमें। ढक्कन लगाकर पूरी तरह से उसे पकने दीजिए। खट्टी मीठी सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें गुड़ डालिए, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा धनिया पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिलाएं और हरी धनिया से गार्निश करके परोसें। अब एक ऑरेंज टी की रेसिपी लिखकर भेजिए। 1 कप फ्रेश ऑरेंज जूस, आधा इंच अदरक, चाय पत्ती, चुटकी भर दालचीनी पाउडर और आधा कप पानी। अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर ले। पैन में पानी गर्म के इसमें अदरक डालकर उबाल ले। अब इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालकर उबाले। धीमी आंच पर इसको 5 मिनट तक पकने दे। 1 चुटकी दालचीनी पाउडर मिला ले। अब इसको छान ले और फ्रेश संतरे के जूस को इसमें मिलाकर ये चाय तैयार है। बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ।
अपने घर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। किसी का हो बैठा ये धड़क धड़क कर समझाए। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। जब हो खालिश सी पहलू में समझो प्यार ने काम किया। ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने बेआराम किया। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। सोनाली, अब एक छोटी सी एक रेसिपी ले लेते हैं। वो है स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी। तुमने खैर बताई थी। मौसमी नारियल पंच जी। 2 मौसमी होते हैं जो, 1 नारियल का पानी, 1 कच्चे नारियल की मलाई, 3-4 पुदीने की पत्तियां, 1 चुटकी काला नमक और 1 चम्मच शहद। मिक्सी के जार में थोड़ा नारियल पानी, कच्चे नारियल की मलाई और पुदीने की पत्तियां डालकर 1 से 2 मिनट के लिए क्रश कर लीजिए उनको। मौसमी का जूस निकाल लें और 1 ग्लास लें। अब उसमें मौसमी का जूस, बचा हुआ नारियल का पानी और पिसा हुआ पुदीने और मलाई वाला मिक्सचर है जो उसको मिला लीजिए। उसमें शहद और काला नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स करें और ठंडा ठंडा सर्व करें। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। कहना है